हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला त्रिभुज। और त्रिभुज में हमें 6 पॉइंट है। एक पहले पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे 6.2 प्रश्नमाला। तो 6.2 का सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। आकृति 1 और 2, आकृति 1 और 2 आपके सामने दी गई है। इन दोनों में डीई समांतर बीसी है, यानी जो डीई रेखा है वो बीसी के समानांतर है। दोनों में डीई समांतर बीसी है। तो आपको फर्स्ट में इसी का मान ज्ञात करना है और सेकंड में आपको एडी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखो एडी यहां दी। अब इसमें थेल्स पर में काम आएगा या आधारभूत समानुपातिक पर में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इस एक नंबर को। इस एक नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, लिखेंगे डीई समानांतर बीसी। ठीक है, ये लिख दो यहां पर दिया हुआ, ये पहले से किताब में दिया हुआ है। अब हमारा जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगर ये बीसी के समांतर डीई है तो ये डीई क्या करेगी, इन ए बी और ऐसी अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी एडी बटे बीडी बराबर ए बटे क्या हो जाता है, इसी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा थेल्स प्रमेय ये कहता है कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अगर अलग अलग बिंदु पर छेद करती है तो वे उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी एडी बटे बीडी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे इसी आ जाएगा। तो ये लिख दो आप, एडी बटे बीडी बराबर ए बटे इसी। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये लिख दिया हमने। अब इसमें जो आपको मान दिया वो मान रख दो यहाँ। ये देखो एडी का मान आपको दिया है 1.5, तो यहाँ रख दो 1.5। बीडी का मान आपको यहाँ पर 3 दिया हुआ है और ए का मान आपको 1 दिया हुआ है। इसी का मान इसी की जगह आप क्या रख दो, इसी रख दो। वज्र गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 इसी बराबर में आ जाएगा 3। तो सिर्फ इसी का मान आपको ज्ञात करना है, इसी बराबर में आ जाएगा 3/1.5। 3/1.5, यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ लगा देंगे 0। तो 30/15 यानी इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसी बराबर में 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये डीई समांतर बीसी दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में देखो बीसी के समांतर ये डी रेखा है, तो ध्यान करना ये डी क्या करेगी, इस थेल्स प्रमेय से ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी एडी बटे बीडी का जो अनुपात आएगा वो ए और इसी के अनुपात के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसमें जो मान दिया वो मान रख दो आप। तो अब वज्र गुणा करेंगे तो 1.5 इसी बराबर में 3 इसी का मान आ जाएगा 3/1.5। यहाँ एक के बाद पॉइंट ऊपर 0 लगा देंगे तो 30/15 यानी इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया इसका पहला पॉइंट। अब करते हैं इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरे पॉइंट में भी ये देखो चित्र सेम का सेम वैसा का वैसा है। ठीक है, इसमें देखो ए बी सी है, इसमें यही लिखा है कि डीई समांतर बीसी है। देखो तो इसमें भी डीई के बीसी समानांतर है। तो यहाँ पर अब दूसरा नंबर यही कर लेते हैं। देखो थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा। इसमें देखो बात वही है कि डीई समांतर बीसी है, तो एडी बटा बीडी बराबर ए बटे इसी हो जाएगा। देखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब इसमें आपको जो मान है, इसमें एडी का मान ज्ञात करना है आपको और उसमें बीडी का मान आपको कुछ अलग दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत मान चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एडी का मान आपको ज्ञात करना, तो एडी की जगह आप एडी रख दो और बीडी का मान आपको यहाँ देखो 7.2 दिया, तो यहाँ रख दो 7.2 बराबर ए का मान आपको यहाँ दिया है 1.8 और इसी का मान आपको दिया है 5.4। अब इसको आगे वज्र गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5.4 एडी बराबर में 7.2 इंटू 1.8।
अब सिर्फ एडी का मान याद करना है तो एडी बराबर में आ जाएगा 7.2 इंटू 1.8 बट्टे 5.4, 5.4 यहां तक कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो इसमें दोनों में समान संख्या बांध पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 54 में 18 का भाग 3 बार जाएगा। अब 7.2 में भाग देना 3 का, तो ये भाग चला जाएगा 2.4 बार। ये क्या है, देखो इसका आंसर है। तो एडी बराबर में 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें दो आपको समांतर भुजा दी गई है, इसमें आपको रखना है एडी बट्टे बीडी बराबर एई बट्टे इसी। अब इसमें एडी का मान ज्ञात करना है, बीडी का मान आपको दिया हुआ है, एई का मान दिया हुआ है, इसी का मान दिया हुआ है। सिर्फ आपको वज्र गुणा करने के बाद में एडी का मान बराबर में 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सवाल नंबर 2, किसी त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं, ये आपके सामने त्रिभुज पीक्यूआर दिया हुआ है। पीक्यूआर की भुजाएं पीक्यू और पीआर, ये भुजा पीक्यू है और ये भुजा पीआर। इस पर क्रम से ई और एफ स्थित है, यानी यहां पर पीक्यू पर बिंदु ई स्थित है और पीआर पर बिंदु एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ या समांतर बताना, ये दोनों समांतर है या नहीं। समांतर कब होगी, जब पीई बट्टे ई क्यू का अनुपात पी एफ बट्टा एफ आर के अनुपात के बराबर होगा, तब ये भुजाएं क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। ये आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर करते हैं। देखो एक नंबर में आपको देखो पीई, यानी ये देखो पीई आपको दी हुई है, इसका मान पीई का मान दिया हुआ है 3.9, तो यहाँ लिख दो पीई बराबर में 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखो ये इक्यू का मान भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो इक्यू बराबर में 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी एफ का मान भी आपको दिया है, पी एफ बराबर में 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद में एफ आर का मान 2.4 सेंटीमीटर। आपको मान याद करना है पीई बट्टे इक्यू का मान। सबसे पहले पीई और इक्यू का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका मान आ जाएगा देखो 3.9 बट्टे 3, यहां बट्टा में आ जाएगा 0, यहाँ इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ आ जाएगा देखो 13 बट्टे 10 आ जाएगा, 13 बट्टे 10। अब याद करते हैं पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ का मान 3.6, एफ आर का मान 2.4, दोनों में समान संख्या बांध पॉइंट है, कट गया पॉइंट से पॉइंट। अब इनका जो उत्तर आएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ उत्तर आ रहा है 13/10 और यहाँ उत्तर आ रहा है 3/2, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ रख दो पीई बट्टे ई क्यू नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दो नॉट इक्वल पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये भुजाएं आपस में क्या होगी, दोनों समांतर भी नहीं होगी। तो यहाँ लिख दो ई एफ समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। कारण क्या है, कर्ण कोष्टक में लिख सकते हो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय खुद ये कहता है कि अगर भुजाएं समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा। इसका विलोम ये कहता है अगर अनुपात बराबर है तो ये भुजाएं आपस में दोनों क्या होगी, ई एफ समांतर क्यू आर होगी। ठीक है, इसमें आपको पहले पीई बट्टे इक्यू के मान ज्ञात करना है, इसका मान आ जाएगा ये देखो 13/10 आ गया। और उसके बाद में पी ए बट्टे एफ आर का मान ज्ञात करेंगे, ये आएगा 3.2। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं होने का अर्थ क्या है, देखो ये बराबर अनुपात बराबर नहीं है, यानी ये समांतर नहीं है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर रख देना, देखो ये 3.9 है तो यहाँ पर रख दो 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद में इक्यू का मान 3 है तो यहाँ रख दो 3 सेंटीमीटर। और पी एफ का मान 3.6 है तो यहाँ रख दो 3.6। और लास्ट में एफ आर का मान दिया है 2.4, बराबर में ये 2.4 रख दो। यानी इस प्रकार ऐसा चित्र बनाते हुए, लंबाई चित्र पर लिखते हुए, उसके बाद में इतना करना है, ये आपके हो जाएगा, केवल एक पहला पॉइंट हो जाएगा। अब आगे करते हैं इसका 2 नंबर पॉइंट।
2 नंबर पॉइंट में पीई का मान दिया हुआ है 4 सेमी, क्यूई का मान 4.5 सेमी, सही है। उसके बाद में पीएफ का मान 8 सेंटीमीटर दिया है और आरएफ का मान दिया है 9। इसमें भी देखो सब कुछ आपको दिया गया है, तो करते हैं देखो इसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पीई का मान आगे वाले चित्र में क्या दिया हुआ है, आगे वाले प्रश्न में, इसको भी देखो मिटाना होगा आपको। पीई का मान आपको दिया हुआ है 4, क्यूई का मान 4.5 सेंटीमीटर, इसका मान 8 सेंटीमीटर, इसका मान 9 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दो 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। पीई बटे इक्यू ये आ जाएगा देखो 4/4.5, ये आ जाएगा ऊपर 0, इसका मान आ जाएगा बराबर में 8/9। और पी ए बटे इक्यू का मान, पी ए बटे एफ आर का मान वैसे भी आ रहा है 8/9। अगली बार देखो दोनों लंबाइयां बराबर आ रही है, अनुपात बराबर आ रहा है, तो यहाँ रखना है पीई बटे इक्यू बराबर में हो जाएगा यहाँ पी एफ बटे एफ आर, यानी अगली बार लिखेंगे ई एफ समांतर क्या है देखो क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर है, किसके द्वारा है, ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से है। अगर इनका मान अनुपात बराबर आ जाता है तो आपस में ये ई एफ समांतर क्यू आर होती है। उसके बाद में आगे आपके सामने दिया है 3 नंबर पॉइंट, पी क्यू का मान। अगली बार देखो ये पी क्यू पूरा दिया हुआ है, देखो ये पी क्यू और पी आर यानी ये पूरा दिया हुआ है। नीचे देखो पीई का मान आपको दे रखा है, पीई का मान दे रखा है 0.18, ठीक है। तो पीई का मान दे रखा तो पहले आपको क्या करना होगा, इक्यू का मान ज्ञात करना होगा। तो यहां देखो आपको पीक्यू का मान दिया हुआ है, पीक्यू बराबर में दिया है 1.28, ठीक है। सीधे 13 पॉइंट में क्या लिखेंगे, सीधे आपको पी आर का मान आपको दिया है 2.56 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर में दिया है 1.28 सेंटीमीटर। ये देखो पीई आपको क्या दी हुई है 0.18 सेंटीमीटर दी है पीई। तो पहले किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, देखो इक्यू का मान ज्ञात कर। इक्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरी पी क्यू आपको दी हुई है 1.28, इसमें से ये पीई घटा देंगे यानी 0.18 घटाएंगे ना, तो शेष क्या बचाएगा, देखो ये बचाएगा 0.1 यानी 1.10 आ जाएगा। उसके बाद में पीएफ का मान क्या दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो पीएफ। तो पहले किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, एफ आर का मान। एफ आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये कुल लंबाई आपको पी आर की मान दिया हुआ है 2.56 और माइनस लिख देंगे 0.36। इनका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0, 2 और 2, इसका उत्तर आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। अब ऊपर लिख दो कि पी का मान, इसका मान तो है 0.18 सेंटीमीटर और इक्यू का मान है 1.10 सेंटीमीटर। उसके बाद में पीएफ का मान है 0.36 सेंटीमीटर और इसका मान है 2.20 सेंटीमीटर। सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान किसका ज्ञात करेंगे, देखो पीई बटे इक्यू का मान, पीई बटे इक्यू, पीई बटे इक्यू का मान ये आ जाएगा 0.18 बटे ये आ जाएगा बराबर में 1.10। दोनों में समान संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका आप देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा 9/55 आ जाएगा, यानी 110 बन गया, ये 18 बन गया 9/55। उसके बाद में पी एफ बटे एफ आर यानी इसका मान है 0.36 बटे ये आ रहा है 2.20। दोनों में समान संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में देखो 4 का भाग दे देते हैं, यहाँ आ जाएगा 9/55 आ जाएगा। अब की बात देखो भी बराबर है तो यहाँ लिख देंगे पीई बटे इक्यू बराबर में पी एफ बटे एफ आर बराबर है। इसका अर्थ क्या होगा, देखो बराबर होते हैं तो आपको जानिए ई एफ समांतर क्या आ जाएगी, ई एफ समांतर क्यू आर।
और कोष्टक में क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। यहां तक आपको लिखना है। देखो इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखो तीनों पॉइंट हमने कर लिए हैं। देखो देखो इन दोनों में आपको सीधा सीधा आपको दिया हुआ था, लेकिन इसमें आपको 3 नंबर में सीधा नहीं दिया हुआ था। यानी इसमें जैसे देखो पी क्यू का मान दिया हुआ था और ई पी का दिया था, ई क्यू का हमने ज्ञात किया। देखो यहाँ पर क्यू को ज्ञात किया। उसी प्रकार इसमें भी आपको पी आर का मान दिया हुआ था, पी एफ का दिया, तो पहले हमने एफ आर का मान ज्ञात किया था। ठीक है, इस प्रकार इसके तीनों पॉइंट हम आराम से कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। आकृति में यदि एल एम समांतर सीबी है, एल एम समांतर सीबी और एल एन समांतर सीडी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी है। एक बात ध्यान करना, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं ना, उनमें देखो दिया हुआ भी लिखते हैं, सिद्ध करना हुआ भी लिखते हैं, देखो और उत्पत्ति लिखते हैं, और कई प्रश्नों में रचना भी लिखी जाती है। देखो तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, दिया हुआ, दिया हुआ। अब इसमें इस प्रश्न में दिया हुआ, हम इस प्रश्न को देखकर लिख सकते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखे दिया हुआ, हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे एल एम समांतर सीबी और एल एन समांतर सीडी है। ये लाइन हो जाएगी आपके, इस दिए हुआ में लिख देंगे। उसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये लाइन भी आप इस प्रश्न से देकर लिख दो। सिद्ध का नाम ये लिख देंगे, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो सिद्ध करना प्रश्न को देख करके। इसके बाद में नंबर आएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे, ये त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें आपको ये दिया हुआ है एल एम समांतर सी बी, किताब में दिया हुआ है एल एम समांतर सी बी, यहां लिख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है, दिया हुआ। अब यहां पर कैसे लिखेंगे, देखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कैसे लिखेंगे, ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी बराबर में ए एल बट्टे एल सी। इसको लिख दो समीकरण 1 और कोष्टक में लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये यहां पर समीकरण 1 लिख दिया है। अब आपको एक समांतर और दी हुई है, एल एन समांतर सी डी। ये त्रिभुज ए सी डी में दिया। अब त्रिभुज आप ए सी डी ले लो, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें दिया हुआ है एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है। इसमें क्या रखेंगे, देखो वही बात है, ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे एन डी बराबर वापिस वही आगे ए एल बट्टे एल सी। इसको रख दो आगे समीकरण 2 और कोष्टक वापिस वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब यहां देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 के जो ये पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ध्यान करना ये पक्ष भी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई समीकरण के अगर RHS बराबर आते हैं तो LHS बराबर आते हैं। ठीक है, यानी एक पक्ष बराबर हो रहा है तो समीकरण दोनों वैसे ही आपस में बराबर है।
तो यहाँ लिख देंगे ये एम बट्टे एम बी लिख दो आगे। यहाँ लिखेंगे ए एम बट्टे एम बी बराबर बराबर में लिखेंगे ए एन बट्टे एन डी। ए एन बट्टे एन डी। अब आपको देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है ए एम बट्टे ए बी सिद्ध करना है। यानी इसमें ए बी क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है चेंज। जो चेंज होता है उसको आप क्या लिख दो, अंश में लिख दो। तो यहाँ लिख देंगे, देखो इसको चेंज कर देते हैं, इसको अंश में लिख दो, इसको आप हर में लिख दो। उसी प्रकार एन डी को आप ऊपर लिख दो और एन को आप नीचे लिख दो। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, एक एक जोड़ देंगे। जैसे ही एक एक जोड़ेंगे ना, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ए बी बन जाएगा ये। अब इनका लेसअप आ जाएगा, ये लघुत्तम आ जाएगा इनका ए एम। एम में एम का भाग एक बार जाएगा, इसको एम बी से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा एम बी। और एम में ए का भाग एम बार जाएगा, इसको एक से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा ए एम बराबर इनका लघुत्तम आ जाएगा ए एन। ए एन में एन का भाग एक बार जाएगा, इसको एन डी से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा एन डी। और ए एन में ए का भाग एन बार जाएगा, 101 से गुणा करेंगे ए एन। अब चित्र को देखकर जोड़ देंगे, देखो ए एम, ये देखो एम बी प्लस ए एम, तो ये हो जाएगा ए बी। यहां लिख दो ए बी बट्टे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन। एन डी प्लस ए एन इसका हो जाएगा ए डी और बट्टे में आ जाएगा ए एन। चित्र में दे रखा है, सिद्ध करने में देखो ये दे रखा है, ऊपर ए एम है नीचे ए बी, तो आप भी क्या लिख सकते हो, ऊपर ऐसा लिख दो। ये हो जाएगा ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए बी। ये क्या हो गया, देखो आपके सिद्ध हो गया ये। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दिया हुआ प्रश्न को देकर लिखेंगे। ये यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ हो जाएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना, देखो ये सिद्ध करना लिख दिया। उपपत्ति में लेंगे पहले, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ये समांतर किस त्रिभुज में दी हुई है आपको, वो त्रिभुज लेंगे ए बी सी में एल एम समांतर सी बी। इसको आधारभूत समानुपाती प्रमेय से कैसे लिखेंगे, ए एम बट्टे एम बी बराबर एल बट्टे एल सी लिख दो। ठीक है, समीकरण एक आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अब त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, ए सी डी में एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर सी डी है, तो इसको लिख देंगे ए एन बट्टे एन डी बराबर ए एल बट्टे एल सी। ठीक है, इसको बाद में लिखना दोनों में एल एल बट्टे एल सी। समीकरण एक और दो के ये पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये पक्ष भी क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। ये पक्ष बराबर रख दिया। अब देखो सिद्ध करने में चेंज हो रहा है, ए बी और ए डी आ रहा है, ए एम और ए एन आ रहा है, यानी इसमें चेंज क्या हो रहा है, एम बी चेंज हो रहा है, इसको इसलिए क्या लिख, इसको अंश में लिख दो आप। जो चेंज होता है उसको हमेशा बटन नहीं लिख करके इसको अंश में लिख दिया करो। तो ये आ गया एम बी बट्टे ए एम और एन डी बट्टे ए एन। अब जैसे ही दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे ना, तो ये ऊपर बन जाएगा ए बी और नीचे आ जाएगा ए डी। वापिस इनको उल्टे कर दो, तो ये आ गया ए एम बट्टे ए बी बराबर एन बट्टे ए डी। ये हो गया आपके सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 4, आकृति में डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बीई बट्टे इसी। ये क्या करना, आपको सिद्ध करना है। तो वापिस इसमें भी क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ। अब क्या लिखेंगे, देखो दिया, ये लाइन है डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई, ये लिख देंगे दिया हुआ। उसके बाद में नंबर आएगा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध ये चीज करनी है कि सिद्ध करने में ये लिखेंगे बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बीई बट्टे इसी। इसके बाद में उपपत्ति। अब सबसे पहले देखो डीई समांतर एसी किस त्रिभुज में आ रही है, डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी पूरे त्रिभुज में आ रही है, तो त्रिभुज एबीसी ले लो। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर एसी, ये यहां पर किताब में लिख दो दिया हुआ है।
अब इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कैसे लिखेंगे, देखो बी डी बट्टे ए डी, बी डी बट्टे ए डी बराबर है, ये देखो समांतर कहां तक है, ये देखो डी ई समांतर ए सी, ये आ जाएगा बी एफ बट्टे ई सी, यहां लिख देंगे बी एफ बट्टे बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी, समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। जहां तक समांतर है वही भुजा लेनी है, देखो यहां मैंने कहा क्या लिखा है, देखो डी समांतर एसी है, तो ये हो गया बी डी बटे ए डी और एक हो गया बी ई बटे इसी, समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। दूसरा एक और आप क्या दिया है, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई त्रिभुज पूरे में नहीं है, अब की बार ये त्रिभुज ए बी ई में सिर्फ त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में लिख दो डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, और ये भी किताब आपको दिया हुआ है, दिया हुआ। वापिस क्या लिखेंगे, देखो इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से वापिस क्या लिखेंगे, बी डी बटे ए डी, वापिस वही आएगा ऊपर, तो यहां लिख देंगे बी डी बटे ए डी, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे डी एफ है तो ये आ जाएगा बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, इसको लिख दो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 का ये पक्ष बराबर है तो आपस में ये पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, तो यहां लिख दो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो यहां लिख देंगे बी ई बट्टे इसी, बराबर में बी एफ बट्टे एफ, ठीक है। अब आपको देखो सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं, देखो सिद्ध करने में आया हुआ है बी ई बट्टे इसी, देखो बी ई बट्टे इसी ये यहाँ लिखा है देखो, और बी एफ बट्टे एफ यहाँ लिखा है, केवल पक्ष चेंज हुए और वैसा का वैसा है, यानी ये क्या करना है आपको सिद्ध करना है, एकदम बिल्कुल सरल है। सबसे पहले त्रिभुज ये डी ई समांतर एसी किस त्रिभुज में आ रहा है, डी ई समांतर एसी त्रिभुज ए बी सी पूरे में आ रहा है, तो ये लिखो त्रिभुज ए बी सी में, तो ये आ जाएगा, इधर से लिखो बी डी बटे ए डी बराबर आ जाएगा बी ई बटे इसी, समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। वापिस डी एफ समांतर ए किस त्रिभुज में आ रहा है, डी एफ समांतर ए त्रिभुज ए बी ई में आ रहा है, तो वापिस क्या लिखेंगे, यहां से बी डी बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ ई, समीकरण 2 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 के ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। सवाल नंबर 5, आकृति में डीई समांतर ओ क्यू, डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपको बताना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया हुआ हम ये लिखेंगे, देखो डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, ये हो जाएगा आपके दिया हुआ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने में ये लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करने में लिख देंगे। आगे उत्पत्ति, जिस त्रिभुज में भुजा समांतर दी हुई है वही त्रिभुज लेंगे, दिया हुआ है डीई समांतर ओ क्यू, तो त्रिभुज आ जाएगा, देखो डीई समांतर किस त्रिभुज में आ रही है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। ये भुजा समांतर आज क्या लेंगे, देखो पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ बराबर में आ जाएगी पी ई बट्टे ई क्यू, ये हो गया समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से।
आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से पीओ क्यू में, ठीक है, पीओ क्यू में हो जाएगा पीडी बटे, ये देखो पीडी बटे डीओ बराबर में आ जाएगा पीई बटे ई क्यू। समीकरण एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। एक वो आपको दे रखा है डीई या, ठीक है, यहाँ आगे डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ समांतर ओ आर किस त्रिभुज में है? त्रिभुज ले लेंगे पीओ आर में, त्रिभुज पीओ आर में, ठीक है। तो वापिस क्या लिखेंगे, देखो इसको डी एफ समांतर ओ आर दिया, क्या लिखेंगे इसको पीडी बटे डीओ बराबर में, पीडी बटे डीओ बराबर में आ जाएगा पी एफ बटे एफ आर। ये समीकरण 2 है। वापिस वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 के एलएचएस पक्ष, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। तो लिख दो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ये आ जाएगा पीई बट्टे ई क्यू बराबर में आ जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर। आकृति को देख सकते हैं, पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी ए बट्टे एफ आर, यानी अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये ई एफ समांतर क्या आ जाएगी, क्यू आर। तो आगे लिख सकते हो अतः ई एफ समांतर क्यू आर, अतः ई एफ समांतर क्यू आर किसके द्वारा है? ये है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज, ये आपको डी समांतर ओ क्यू किस त्रिभुज में आया हुआ है? त्रिभुज पी ओ क्यू में। इसको लिखेंगे पीडी बट्टे डी ओ बराबर पीडी बट्टे ये लिखेंगे पीई बट्टे ई क्यू। सॉरी, पहले आप ये लिख दो पीडी बट्टे डी ओ बराबर में लिख देंगे पीई बट्टे ई क्यू। ये समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। वापिस ये देखो डी एफ समांतर ओ आर आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, देखो एक तो वही लिख दो पीडी बट्टे डी ओ, एक आ जाएगा पी एफ बट्टे एफ आर। समीकरण 1 और 2 के ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। ये बराबर रख दिया। अब चित्र को देखने पर लगता है देखो ये पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी ए बट्टे एफ आर आ रहा है, यानी अगर भुजाओं का अनुपात बराबर त्रिभुज में आता है तो ये भुजा तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर, यानी ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, ये हो जाता है आपके 5वां प्रश्न कंप्लीट। सवाल नंबर 6 में लिखा गया है, आकृति में क्रम से ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, यानी यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी है, इस प्रकार स्थित है कि ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ए सी है वो पी आर के समांतर है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि बी सी है वो पी आर के बी सी है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम वही है, दिया हुआ क्या लिखेंगे, देखो दिया हुआ यहां से लिखेंगे क्रम से ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। ठीक है, ये दिया हुआ हो जाएगा। इसके बाद में आगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको इसमें ये सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। तो ये यहां लिख दिया जाएगा बीसी समांतर क्यू आर। अब नंबर आएगा उत्पत्ति का। उत्पत्ति में लिखेंगे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर पी क्यू, तो त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू। तो कैसे लिखेंगे इसको, ओ ए बट्टे ए पी, या इसको बाहर से भी लिख सकते हो, इसको अगर बाहर से लिख दो, इसको बाहर से लिख दिया करो आप,
यानी पी ए बट्टे ए ओ, ये लिख दो पी ए बट्टे ए ओ, पी ए बट्टे ए ओ बराबर में यहाँ लिख देंगे क्यू बी बट्टे बी ओ, क्यू बी बट्टे बी ओ समीकरण 1, और यहाँ हो जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। समानुपातिक प्रमेय से वापिस क्या लेंगे, देखो एक आपको ऐसी समांतर पी आर और दिया, उसको लेते हैं। तो ऐसी समांतर पी आर किस त्रिभुज में है, त्रिभुज पी ओ आर में है। वापिस त्रिभुज पी ओ आर एक और लेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, ऐसी समांतर पी आर, ऐसी समांतर पी आर। अभी हमने देखो बाहर से लिया था, देखो पी ए, तो अभी त्रिभुज पी ओ आर में भी क्या लेंगे, बाहर से, यानी पी ए बट्टे ए ओ। त्रिभुज पी ओ आर में एक आ जाएगा पी ए बट्टे ए ओ, तो पी ए बट्टे ए ओ बराबर में उसी प्रकार सी आर बट्टे सी ओ, सी आर बट्टे सी ओ समीकरण 2, वापिस वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से समीकरण 1 और 2 के देखते हैं। एलएचएस बराबर है, दोनों का आरएचएस भी बराबर होंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है, यानी क्यू बी बटे बी ओ बराबर में सी आर बटे यहां लिख देंगे सी आर बटे सी ओ, यहां हो जाएगा सी आर बटे सी ओ। अब आकृति को देखते हैं, देखो क्या लिखा है, क्यू बी बट्टे बी ओ और सी आर बट्टे सी ओ। त्रिभुज ओ क्यू आर में देख सकते हैं, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये तीसरी भुजा के समांतर यानी बीसी समांतर क्यू आर प्राप्त होगी। यहाँ लिख दो बीसी समांतर क्यू आर, कोष्टक में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको देना है त्रिभुज ए बी समांतर पी क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू है, क्या लिखेंगे इसको, पी ए बट्टे ए ओ बराबर में हो जाएगा क्यू बी बट्टे बी ओ, समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब आगे एक ऐसी समांतर पी आर दे रखा है, तो त्रिभुज आ जाएगा पी ओ आर में, पी ओ आर में, तो ये लिख देंगे, देखो वापिस लिखेंगे इसको पी ए बट्टे ए ओ बराबर में आ जाएगा सी आर बट्टे सी ओ, समीकरण 2 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। समीकरण 1 और 2 के ये पक्ष बराबर है, तो ये पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर, ये पक्ष बराबर लिख दिए। अब आकृति में देखते हैं, क्यू बी बट्टा बी ओ बराबर में सी आर बट्टे सी ओ आ रहा है, तो देखो इस त्रिभुज में अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, तो यहाँ आ जाएगा बीसी समांतर क्यू आर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। सवाल नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रमेय 6.1 यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको इस बात को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी इस भुजा के मध्य बिंदु पी से बीसी के समांतर खींची गई रेखा, ये पी क्यू बीसी के समांतर खींची गई है। अब ये बताना है कि क्यू क्या करती है, क्यू इसका मध्य बिंदु है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। यानी ये पी क्यू क्या करती है, एसी को दो भागों में तोड़ देती है, समद्विभाजित करती है, या क्यू एसी का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं दिया हुआ, ये हम क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी पी ए बी का मध्य बिंदु है, लिख दो आप, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और क्या दिया हुआ है, दूसरी भुजा के समानांतर, यानी बीसी के समांतर भी है, पी क्यू समांतर बीसी। बस ये आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है प्रश्न में। इसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है, या तो ये सिद्ध कर दो ए क्यू बराबर क्यू सी, और या सिद्ध कर दो क्यू एसी का मध्य बिंदु है, क्यू एसी का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति में सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर बीसी आपको दिया हुआ है, पी क्यू समांतर बीसी, पी क्यू समांतर बीसी, तो इसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिख सकते हैं, एपी बट्टे पी बी, ए पी बट्टे पी बी बराबर में ए क्यू बट्टे क्यू सी। समीकरण 1 कोष्टक में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इसके बाद में ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी लिख दिया। इसके बाद में एक लाइन आपको दी हुई है कि क्यू किसका मध्य बिंदु है, ये तो सिद्ध करना है। पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये आ जाएगा पी ए बराबर में आ जाएगा पी बी, ठीक है। या यहां लिख दो ए पी बराबर में पी बी, कोष्टक में रख दो पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए पी बराबर पी बी। अब देखो इसके गुणा हम क्या मान सकते हैं, इसके गुणा हम 1 मान सकते हैं। अब पी बी क्या हो जाए, इसके भाग में चला जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ लिख दो ए पी बट्टे पी बी बराबर में 1, इसको रख दो समीकरण 2। अब समीकरण 2 में ए पी बट्टे पी बी का मान 1 है, तो आप इसका मान यहाँ पर क्या रख दो, 1 रख दो, तो 1 बराबर आ जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी, 1 बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी। उधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए क्यू बराबर में आ जाएगा क्यू सी, ए क्यू का मान क्यू सी के बराबर है, अर्थात क्यू किसका मध्य बिंदु आ जाएगा, अतः क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। क्यू ए सी का मध्य बिंदु, ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में ये P है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और पी क्यू है वो इसी के समानांतर है। क्या सिद्ध करना है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु, ये आपको सिद्ध करना है। और सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू समांतर बी सी, तो इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिखेंगे, ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी, समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब आगे ए पी बराबर पी बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है। अब इसके गुणा में 1 मान लेते हैं, तो ये बट्टा में चला जाएगा, ए पी बट्टे पी बी बराबर 1, यानी इसका मान क्या लेना है आपको, 1 मान लो, इस पूरे का मान 1 लिख लो, 1 बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी, उधर गुणा करेंगे तो ए क्यू बराबर में क्यू सी आ गया, अतः क्यू क्या आ जाएगा, इस ए सी का मध्य बिंदु है, यही आपको सिद्ध करना है। सवाल नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी अब की बार ये दिया हुआ है कि P तो ए बी का मध्य बिंदु है, और Q है वो एस सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि पी क्यू है वो बी सी के समानांतर होगी, ये आपको सिद्ध करना है। दिया हुआ नियम हो जाएगा, सबसे पहले पी ए बी का मध्य बिंदु है, वह क्यू एस सी का मध्य बिंदु है,
क्यू एस सी का मध्य बिंदु है। उसके बाद में आगे लिखेंगे, दिया हुआ हो गया, बाद में आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना में लिखेंगे हम पी क्यू समांतर बीसी, पी क्यू समांतर बीसी और उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखेंगे क्या दिया हुआ है, देखो पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहां आ जाएगा ए पी बराबर पी बी, यहां लिख दो ए पी बराबर पी बी। कोष्टक में आप लिख दो पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। इसके गुणांक 1 मान सकते हैं, तो यह आ जाएगा ए पी बट्टे पी बी बराबर में 1, इसको आप लिख दो समीकरण 1 लिख दो, यानी ए पी बट्टे पी बी का अनुपात का मान आ रहा है 1। इसी प्रकार अब लिखेंगे आगे ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर में क्यू सी। दिया हुआ है प्रश्न में कि पी और क्यू ये ए बी के मध्य बिंदु है और ये एस सी के मध्य बिंदु है, ए क्यू बराबर में क्यू सी। ठीक है, यहां लिख दो क्यू एस सी का मध्य बिंदु है, क्यू एस सी का मध्य बिंदु है। इसके गुण हम 1 मान सकते हैं, तो अब की बार आ जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी बराबर में 1, इसको आप रख दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के ये RHS बराबर है, तो ये LHS बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो यहां लिख देंगे ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी। ठीक है, यहां आकृति में देख सकते हैं ए पी बट्टे पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी पी क्यू समांतर बीसी। पी क्यू समांतर बीसी किसके द्वारा है, ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। यही 6.2 प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। ये हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। देखो दिया हुआ हम लिखेंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है, वह क्यू एस सी का मध्य बिंदु है। यही प्रश्न में दिया हुआ, देखो एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रेखा, यानी ये पी और क्यू जो मध्य बिंदु, इनको रेखा पी क्यू मिला रही है। ठीक है, अब बताना है कि ये बीसी के समानांतर होगी। सिद्ध करना है पी क्यू समांतर बीसी। ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी, क्यों, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। इसके गुण हम 1 मान सकते हैं, तो यह आ जाएगा ए पी बटे पी बी बराबर 1, इसको समीकरण 1 रख दो। उसी प्रकार ए क्यू बराबर क्यू सी, इसके गुण हम 1 मान सकते हो, और कोष्टक में क्यू एस सी का मध्य बिंदु है, तो यह आ जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1। समीकरण 1 और 2 के ये पक्ष बराबर है, तो ये पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब देख सकते हो आकृति में, देखो इनका अनुपात बराबर है, तो ये तीसरी भुजा के समानांतर होगी। अतः पी क्यू समांतर बीसी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। सवाल नंबर 9, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है। इसके विकिरण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया हुआ, सिद्ध करना है, उसके बाद में रचना, इसमें रचना करनी होगी और अंत में लिखेंगे उत्पत्ति। दिया हम लिखेंगे एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है। इसके विकिरण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये यहां तक हो जाएगा, दिया हुआ हो जाएगा। और सिद्ध करना लिखेंगे ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। रचना में लिखेंगे ये जो ओ है इसको क्या कर देंगे, यहां पर बिंदु एफ लेंगे और एफ को क्या करेंगे हम ओ से मिला देंगे, यानी ये लिख देंगे ओ एफ, एफ ओ समांतर ए बी।
एफ ओ समांतर ए बी खींची। ठीक है, अगर ये एफ ओ ए बी के समांतर है तो साथ में सी डी के भी क्या हो जाएगी, समांतर। क्यों? क्योंकि ए बी है वो सी डी के समानांतर है। तो क्या हो जाएगा, देखो डी सी समांतर एफ ओ समांतर ए बी, यानी तीनों आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। सबसे पहले क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में एफ ओ समांतर ए बी, इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कैसे लिखेंगे, देखो डी एफ बट्टे एफ ए, डी एफ बट्टे एफ ए बराबर में डी ओ बट्टे बी ओ। ये हो गया समीकरण 1। इसको लिख देंगे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यानी त्रिभुज ए बी डी में ये दोनों समांतर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी एफ बट्टे एफ ए बराबर हो जाएगा डी ओ बट्टे बी ओ। त्रिभुज ए सी डी में डी सी समांतर एफ ओ, इसको कैसे लिखेंगे, देखो वापिस वही डी एफ बट्टे एफ ए बराबर में डी सी ओ बट्टे ए ओ। समीकरण 2 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये लिख दिया समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 के एलएचएस बराबर है, तो इनके आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, बराबर। समीकरण 1 बराबर 2 यहां लिख दो, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो ये आ जाएगा डी ओ बट्टे बी ओ बराबर में सी ओ बट्टे ए ओ। अब क्या करेंगे, देखो इनकी जगह चेंज कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे कर दो, ये आ जाएगा ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। यही क्या करना, देखो आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो इसमें रचना में आपको रखना है एफ ओ समांतर ए बी खींची, ए बी खींच दी है तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। त्रिभुज ए बी डी में एफ ओ समांतर ए बी है, तो प्रमेय से कैसे लिखेंगे इसको, डी एफ बट्टे एफ ए बराबर डी ओ बट्टे बी ओ। उसी बार में ए त्रिभुज ए सी डी लेंगे, तो ए सी डी में क्या लिख देंगे, वापस ऊपर से शुरू करना है आपको, डी एफ बट्टे एफ ए बराबर में सी ओ बट्टे ए ओ। समीकरण 2, समीकरण 2 ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या होंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे। अब इनको यहाँ रख दो और इनको नीचे रख दो, आ जाएगा ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ये हो सवाल नंबर 10 आपके सामने दिया गया है। चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर में सी ओ बट्टे डी ओ। दर्शाइए कि एबीसीडी समलंब है। तो ये समलंब कब बनेगा, जब ए बी समांतर डी सी, यानी इसकी समूह भुजाओं का अगर एक युग्म अगर हम समांतर कर दें, यानी अगर ए बी समांतर अगर डी सी कर दें तो ये क्या आ जाएगा, समलंब बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया हुआ हम क्या लिखेंगे, देखो यहां से चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने में ये लिखें एबीसीडी समलंब है, ये हो जाएगा सिद्ध करना है। रचना में लिखेंगे, रचना में देखो ये अब की बार क्या है, देखो ए बी और डी सी दोनों समांतर नहीं है, तो रचना में सिर्फ आपको ये लिखना है कि ये किसके समांतर खींचनी है, ये हमें एफ ओ समांतर ए बी, सिर्फ ए बी खींचनी है, ये डी सी के समांतर नहीं होगी। और अगर डी सी के समांतर खींच रहे हैं तो ए बी के समांतर नहीं होगी। तो आपको सिर्फ ये लिखना है एफ ओ समांतर ए बी रेखा खींची।
उसके बाद में उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में आपको दिया हुआ देखो एफ ओ समांतर ए बी रचना से है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो हम, एफ ओ समांतर ए बी, इसको लिख देंगे डी एफ बट्टे एफ ए, ये आ जाएगा डी एफ बट्टे एफ ए बराबर में आ जाएगा डी ओ बट्टे बी ओ। समीकरण 1 कोष्टक में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब आपको जो किताब में दिया हुआ है एक बार वो चीज लिख लेते हैं। देखो ए ओ बट्टे बी ओ बराबर में सी ओ बट्टे डी ओ, ये यहां लिख दो दिया हुआ। अब क्या करेंगे देखो, इस डी ओ का स्थान ऊपर कर देते हैं, यहां ये आ जाएगा डी ओ बट्टे बी ओ बराबर में सी ओ बट्टे ए ओ, यानी इसका स्थान क्या कर दिया ऊपर ले गए, इसको वापस नीचे लेकर आ गए, तो ये आ जा गया। अब देखो ये दोनों पक्ष क्या आ रहे, ये आपको दिया हुआ है, ये पक्ष आपस में दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देखो ये पक्ष बराबर है तो दोनों के ये पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको आप यार समीकरण 2 रख दो, समीकरण 1 और 2 के बराबर है। देखो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर 2, यानी इसके RHS बराबर है, इसका LHS बराबर है, तो ये पक्ष बराबर होंगे डी एफ बट्टे एफ ए, बराबर में लिख देंगे सी ओ बट्टे ए ओ। अब आकृति को देखते हैं, डी एफ बट्टे एफ ओ बराबर में सी ओ बट्टे ए ओ, यानी त्रिभुज ए सी डी में इनका अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये एफ ओ किसके समांतर आ जाएगी, तो आगे लिख दो एफ ओ समांतर बीसी, कोष्टक में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। और एफ ओ समांतर ए बी रचना से है, ये है रचना से। तो ये अगर दोनों ही एफ ओ के समांतर है तो आपस में भी क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ए बी समांतर क्या हो जाएगी, डीसी, और ए बी समांतर डीसी है तो इसका अर्थ क्या है, ए बी सी डी ये क्या है, समलम है। अतः ए बी सी डी समलम है, यानी समलम चतुर्भुज है, यही आपको सिद्ध करना है। यानी इसकी समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर आ गया है तो एबीसीडी क्या बन जाएगा, समलम चतुर्भुज बन जाएगा। सबसे पहले आपको एफ ओ समांतर ए बी रेखा खींच देनी है, ए बी के समांतर रेखा। तो ये त्रिभुज ए बी डी में है, तो त्रिभुज ए बी डी में एफ ओ समांतर ए बी है, इसको प्रमेय के द्वारा कैसे लिखेंगे, डी एफ बट्टे एफ ए बराबर डी ओ बट्टे बी ओ, समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब आपको जो दिया हुआ है उनको एक बार ले लो, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। अब जैसा इसमें लिखा है ना वैसा आप इसमें भी रखो, यानी बी ओ को यहाँ रख दो और ए ओ को नीचे रख दो। अब इसको समीकरण 2 रख दो, ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आकृति में देखते हैं, देखो डी एफ बट्टे एफ ए बराबर में सी ओ बट्टे ओ है, यानी ये भुजा आपस में क्या आ जाएगी, समानांतर आ जाएगी। तो ये समांतर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से रख दी, ये समांतर आ गई, ये रचना से आ गई। ये दोनों डीसी और एबी अगर एफ ओ के समांतर है तो आपस में भी क्या होगी, समांतर एबी समांतर डीसी, और एबी समांतर डीसी है तो इसका अर्थ क्या है, एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है। इसके आधार पर आपके प्रश्नमाला 6.2 कंप्लीट होती है। ये सिर्फ आपके इस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और इसका विलोम इन दोनों पर आधारित है, पूरी होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।